क्लास 12 हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपको बताता है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स, व्हाट आर द वेरियस टूल्स व्हिच आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक कैसे कैसे अलग अलग तरीके से डेवलप होती है। अब आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में बायोटेक की एप्लीकेशन, यानी बायोटेक ठीक है बहुत अच्छी चीज है, तो अगर अच्छी चीज है हमें बहुत टेक्निक डेवलप की, डीएनए निकालना, काटना, किसी में डालना, बहुत कुछ हमने सीखा। बट क्या उसका फायदा है? क्या हमने आज तक ऐसी कोई चीजें बनाई जहां पर हमने उसका यूज किया हो? तो वही हम पढ़ चुके हैं। पहले एक टॉपिक को हम रिकॉल करेंगे जो मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा चुकी हूँ। तो इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है बायोटेक की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, बायोटेक की एप्लीकेशन मेडिसिन के फील्ड में, बायोटेक की एप्लीकेशन एनिमल्स के फील्ड में। ठीक है, ये आपके चैप्टर के मेन कंटेंट रहेंगे। So, if we talk the applications of biotechnology in agriculture, तो कहते हैं, एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये जो वर्ड है इस वर्ड को क्लियर कर लीजिए। एक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, द वर्ड इज आइदर यू यूज ट्रांसजेनिक और whether we would say of GMO, genetically modified organism, और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। GMO या ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिसके जीन्स को हमने कुछ चेंज कर रखा है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में हम कोई मॉडिफिकेशन कर दे, कोई चेंज कर दे, तो उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ इन एग्रीकल्चर, यानी वी आर टॉकिंग ऑफ प्लांट्स। तो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हम बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या सेट रहेगा कि आप बायोटेक लगा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, जब हम टेक्निक्स लगाएंगे तो हम कुछ बेटर बनाना चाहेंगे। तो कह रहे अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी लगाई है तो आप मुझे बताइए कि आप कैसा प्लांट बनाना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट यू वांट्स टू मेक फ्रॉम बायोटेक। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बायोटेक के अच्छे प्लांट बनाने के जो हम चाहेंगे। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि उसमें नो यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ऐसा प्लांट बने जिस प्लांट के अंदर हमें पेस्टिसाइड का यूज ना करना पड़े। अब पेस्टिसाइड का यूज क्यों नहीं करना पड़ेगा? तब नहीं करना पड़ेगा अगर जो आपने प्लांट बनाया वो प्लांट ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंट हो। दूसरी बात, वो जो है सॉइल से ज्यादा न्यूट्रिएंट ले सके, सॉइल से मोर न्यूट्रिएंट का अपटेक कर सके। अगर मिट्टी में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट को वो अच्छी तरीके से ले पाएगा तभी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तभी उसकी सारी चीजें अच्छी होंगी, राइट। फिर क्या है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि अगर ऑयल है तो लिपिड ज्यादा हो, अगर कोई पल्सेस वगैरह है तो प्रोटीन ज्यादा हो, तो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू हो उसके अंदर। देन और हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे वो एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट हो। एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट के मतलब क्या है? एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट, इट मीन्स सर्दियां हैं, गर्मी है, ठीक है, सूखा है, ज्यादा पानी है, ऐसी टाइप की सारी जो कंडीशंस है उनको भी वो झेल पाए। ठीक है, एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कि आपका जो फसल कटने के बाद के लॉसेस कम हो, फसल ज्यादा हो। तो ये कुछ हमारे दिमाग में रहता है जब भी हम एग्रीकल्चर करने की सोचे या एग्रीकल्चर का कुछ अच्छा करने की सोचे, तो हम सोचेंगे हमारा प्लांट ऐसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स रखना चाहिए। उसमें यील्ड ज्यादा होनी चाहिए, वेस्ट कम होना चाहिए, उसको एबायोटिक चीजें झेलने की टेंडेंसी होनी चाहिए, वो न्यूट्रिशन और एफिशिएंसी उसमें ज्यादा हो, मिट्टी से भी ज्यादा न्यूट्रिशन खींच सके, और पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत ना पड़े। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ चीजें हमने आज तक डेवलप की है, लेट अस टॉक ऑफ दैट। ठीक है, एक मैं इनमें से आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ बट आई एम रिकॉलिंग इट, क्योंकि आप लोगों को शायद 4 दिन में वॉश आउट हो गया होगा दिमाग से। सो वी हैव स्टडीड वन ऑफ द टॉपिक इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन इज एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इट इज एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ये आप ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो स्पीडली थोड़ा रिकॉल कराती हूँ। सो बीटी कॉटन एक्चुअली क्या है? सॉइल में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है, a bacteria which is found in soil. Just a minute. So there is a bacteria which is found in soil
and the name of this bacteria is Bacillus thuringiensis. Thuringiensis. Always write with scientific rules, otherwise आपके मार्क्स कट होंगे. तो सॉइल का जो बैक्टीरिया है Bacillus thuringiensis, इस बैक्टीरिया से एक जीन निकाला गया दैट इज क्राइजीन. ये क्राइजीन बैक्टीरिया में काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पर ये इनएक्टिव होता है, राइट. इसको निकाल के, इस जीन को निकाल के बीटी कॉटन में डाल देते, यानी कॉटन के पेड़ में डाल देते. कॉटन प्लांट में इस क्राइजीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट. जैसे ही कॉटन में डाला तो क्राइजीन पेड़ में आ गया, पर पेड़ में भी वो इनएक्टिव है. पर इस पेड़ को खाने कोई इंसेक्ट आया. जैसे ही इंसेक्ट ने इस कॉटन को प्लांट को खाया, तो कॉटन के प्लांट को खाने से वजह से क्या हो जाएगा, ये जो इंसेक्ट है इसके जो गट होता है, इसका जो थ्रोट वाला पार्ट है वो कैसा है, वो एल्कलाइन है. उसके थ्रोट के अल्कलाइन पीएच की वजह से ये जो इनएक्टिव था अब वो एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने पर उसने एक टॉक्सिन बनाया, और इस टॉक्सिन ने इंसेक्ट के गट के एपिथेलियम से बाइंड हो गया. एपिथेलियम से बाइंड हो गया. क्या चीज बाइंड हो गई, वी आर टॉकिंग इज दिस टॉक्सिन. So this toxin binds with the gut epithelium, and after binding with the gut epithelium, it will create pores. Pores create करेगा उसके इंसेक्ट के अंदर, swelling करेगा, and after swelling, it will cause lysis, यानी इंसेक्ट का किल कर दिया, ब्रेक हो गया, इंसेक्ट मर गया. तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन कि कौन सा बीटी, कॉटन में बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis, कौन सा जीन लिया, क्राइजीन लिया, जिसने प्लांट को या खुद उस बैक्टीरिया को क्यों नहीं इफेक्ट किया, बिकॉज इट इज इनएक्टिव. इनएक्टिव के लिए प्रोटॉक्सिन वर्ड भी यूज करते हैं. प्रो मतलब है टॉक्सिन की अर्लियर स्टेज, so we can use the word toxin or protoxin. How it get activated, it activated due to the alkaline pH of the gut. ठीक है, फिर वो इफेक्ट क्या है, इट विल किल द इंसेक्ट. तो एक इंसेक्ट खाएगा, दो खाएगा, उसके बाद इनकी डेथ देखते हुए और इंसेक्ट इन कॉटन प्लांट्स को नहीं खाएंगे एंड हमारी कॉटन प्लांट सेफ हो जाएगी. बाकी क्राई की ना अलग अलग एलील्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं. जैसे कि अगर हम बचाना चाहते हैं कॉटन बॉलवॉर्म को, इफ वी टॉक ऑफ द कॉटन बॉलवॉर्म, यानी कॉटन बॉलवॉर्म का मतलब क्या है, कॉटन को खाने वाला इंसेक्ट बॉलवॉर्म. हम चाहते हैं कि इससे पेड़ को नुकसान ना पहुंचे, ये इंसेक्ट पेड़ को खाने ना आए. अगर हम ऐसा चाहते हैं तो वी विल यूज द क्राई 1 AC gene and cry 2 AB gene. These are the two gene, you have to remember it, very important कि कॉटन बॉलवॉर्म के लिए कौन सा जीन है. These are the two genes. उसके अलावा कॉर्न बोरर, यानी कॉर्न के प्लांट में जो इंसेक्ट उसके घुस के उसको अंदर से खाते हैं, उन इंसेक्ट से अगर आप कॉर्न प्लांट को बचाना चाहते हैं तो जीन यूज करिए क्राई 1 AB. यहाँ था क्राई 2 AB, यहाँ है क्राई 1 AB. ये जीन है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. ये एल्कलाइन पीएच वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है. बैसिलस thuringiensis का बात बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर देन दैट आपको कुछ नाम लिखवाए गए हैं कि बीटी किन किन, यानी बैसिलस thuringiensis का जो जीन है वो किन किन इंसेक्ट के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है. सो आप लोगों को लिखवाई गई हैं 3 चीजें. ठीक है, कौन कौन सी 3 चीजें लिखवाई गई हैं आपको लिखाया गया है कि इनको लेपिडोप्टर्न्स के अगेंस्ट, कॉलियोप्टर्न्स के अगेंस्ट और डायोप्टर्न्स के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. दीज आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट. कॉलियोप्टर्न्स का मतलब है उसमें आते हैं बीटल्स, जैसे बीटल जैसे इंसेक्ट है, दे आर अ पार्ट ऑफ कॉलियोप्टर. लेपिडोप्टर्न्स की बात करें तो इनमें टोबैको बटवॉर्म या आर्मी वॉर्म्स आते हैं, या हम डायोप्टर्न्स की बात करें तो इसमें आती है फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. ठीक है, तो ये आपके 1 मार्क्स की चीजें हैं, ये आपको फॉर श्योर याद रखनी है. So this is the very first topic of applications of biotechnology in case of agriculture. ये मैं आपको पहले करा चुकी थी, but I have recalled this topic within 10 minutes. Now we will move to the next topic. Do you have any question from this topic still? If you have any question, you can raise your hand so that we can allow you, or I will move to the next topic.
टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग सुने, ठीक है? वो इतना आसान नहीं है बीटी कॉटन जैसा। सो अब आपका टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। वो था आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट प्लांट के अंदर से उसको अटैक कर रहा है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो किस तरीके का पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम बना रहे हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सो किस तरीके का पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? We are going to make a tobacco plant which is resistant to a plant, to a pest. अब देखिए क्या कुछ होगा, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसा है, क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं जो टोबैको प्लांट है, ठीक है, टोबैको का जो प्लांट है उसकी रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा था एक कीड़ा, यानी टोबैको की प्लांट की जड़ों को असर कर रहा था एक कीड़ा, ठीक है। कौन? उसका वो एक नीमाटोड है। नीमाटोड क्या होता है? नीमाटोड यानी कि राउंड वॉर्म है, वो एक राउंड वॉर्म है। आप लोगों ने 11th क्लास में आपको मैंने ही पढ़ाए थे, अलग अलग टाइप एनिमल किंगडम के अंदर राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म ये सब पढ़े थे। तो नीमाटोड यानी एस्केहेलमिंथस जो कैटेगरीज हैं उन्हीं को हम बोल रहे हैं नीमाटोड या राउंड वॉर्म। इसके अंदर कौन कौन सा नीमाटोड है जो इसको इफेक्ट कर रहा है? उस नीमाटोड का नाम है मिलोइडोगाइनी, मिलोडोगाइने इनकोग्निशिया। Yes, this is the, don't forget to write with scientific rules again, अगर अदरवाइज मार्क्स कट हो सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ टोबैको का जो प्लांट है उसकी जड़ों को असर कर रहा था एक राउंड वॉर्म, जिस राउंड वॉर्म का नाम है मिलोडोगाइने इनकोग्निशिया। ये राउंड वॉर्म टोबैको की जड़ों को जाके असर डालता था, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट की ईल्ड जो है, उसकी जो ओवरऑल पैदावार है वो डिक्रीज होती जा रही थी। टोबैको प्लांट कम से कम बन रहा था। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पेड़ को, टोबैको के प्लांट को इस कीड़े से बचाने का काम करना है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर टोबैको प्लांट फ्रॉम दिस इन्फेक्शन ऑफ मिलोडोगाइने इनकोग्निशिया। इनके इन्फेक्शन से हम कैसे बचाएं? तो जो टेक्निक हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट टेक्निक इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। जो टेक्निक बायोटेक ने यहाँ यूज की उसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस को आरएनए आई करके भी लिख सकते हैं। आरएनए आई का मतलब आरएनए और आई मतलब इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइलेंसिंग ऑफ mRNA। आप पूरा ध्यान अच्छे से यहाँ पे रखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज कहना चाह रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंसिंग ऑफ दिस mRNA? क्या कुछ चीज है ये? लेट अस टॉक ऑफ दैट। सो स्टूडेंट्स, क्या चीज होती है? देखिए, आप ये मान लीजिए ये टोबैको का प्लांट है। मैं आपको पहले एक रफ आइडिया दे रही हूँ, देन वी विल टॉक ऑफ द टॉपिक। टोबैको का प्लांट है, ध्यान से सुनना, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन कंप्लीट आता है कि पूरा ये टॉपिक पूछा जाता है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पूरा बोलो। उससे तो बीटी कॉटन से तो फिर भी छोटे टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं, टोबैको वाले से कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है, एंड यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इफ यू वोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। तो मानो एक टोबैको का प्लांट है और इस प्लांट के अंदर जा चुका है आपका यही वाला नीमाटोड, यही वाले ने अपना डाल दिया। अब कोई भी जब इसको इन्फेक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या चीज डालेगा इसके अंदर? अपना डीएनए ही इंसर्ट करेगा। तो इसने इन्फेक्शन किया, यानी कि नीमाटोड ने अपना डीएनए भी टोबैको के अंदर डाल दिया। तो अगर नीमाटोड के डीएनए से आरएनए बन गया और आरएनए से प्रोटीन बन गया, तो प्रोटीन का मतलब होता है एक्सप्रेशन। प्रोटीन, प्रोटीन मतलब क्या? प्रोटीन मतलब एक्सप्रेशन। सो हम क्या करना चाह रहे हैं इस टेक्निक के अंदर? हम कह रहे हैं कि चलो मान लो टोबैको के प्लांट के अंदर नीमाटोड चला गया होगा, उसने अपना डीएनए डाल दिया होगा और डीएनए से हो सकता है आरएनए भी बन गया हो। हम इसको इस आरएनए वाले लेवल पर रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो आरएनए है इसको यहीं रोक दें, इस आरएनए के यहीं टुकड़े टुकड़े कर दें।
अगर मैंने आरएनए को तोड़ दिया, आरएनए के टुकड़े कर दिए, तो इट वोंट बी एबल टू मेक प्रोटीन, ये कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से ये टॉपिक को सुनना जरूरी है। देखिए मैंने क्या कहा, फिर से कहते हैं, हमारे पेड़ को कौन असर डाल रहा है, हमारे पेड़ को इफेक्ट कर रहा है ये नीमाटोड यानी ये राउंड वॉर्म। हम कह रहे हैं मान लो राउंड वॉर्म ने हमारे पेड़ को इन्फेक्शन कर दिया। अगर नीमाटोड ने हमारे पेड़ को इन्फेक्शन कर दिया तो वो अपना कौन सी चीज इसके अंदर डालेगा, ऑफ कोर्स कोई भी क्या पास करता है, डीएनए पास करता है। और अगर उसके अंदर डीएनए डल भी गया तो क्या होगा, तो वो डीएनए अपना आरएनए बनाएगा, और आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से बनेगा उसका प्रोटीन। सो व्हाट वी आर ट्राइंग कि प्रोटीन बनने के बाद एक्सप्रेशन आएगा, यानी अगर प्रोटीन बन गया तो ये अपना असर दिखाएगा और टोबैको की को जो नुकसान पहुंचाना है वो नुकसान पहुंचा देगा। हमें उसके प्रोटीन को बनने से रोकना है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फोकसिंग ऑन इट्स आरएनए। हम कह रहे हैं डीएनए डाला, डलने दो, डीएनए से आरएनए बनना, बनने दो। बट जैसे ही इसका आरएनए बन जाए, ब्रेक इट्स आरएनए इनटू मेनी पीसेस, आरएनए को टुकड़े 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 कर दो। क्या कभी भी कटा हुआ आरएनए, छोटे छोटे टुकड़े वाला आरएनए प्रोटीन बना पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बना पाएगा। इसीलिए इस टेक्निक का नाम कहा साइलेंसिंग ऑफ आरएनए या एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है, आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। या फिर आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना क्या होता है, किसी के काम में दखल देना। अच्छा खासा ये अपना काम कर रहा था, हमने इसके आरएनए में दखल दिया, हमने इसको कर दिया डिस्टर्ब, right? So we don't want this RNA to express to make its protein. Is it clear? तो ये मेजर प्रिंसिपल है, टॉपिक अभी नहीं स्टार्ट हुआ, ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपको मेजर प्रिंसिपल का आइडिया लग गया है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सो वी विल स्टॉप इट बाय interfering with its RNA, by stopping its RNA to undergo the process of translation to make protein. So now let us study how we can disturb this RNA. हम RNA को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो लिखना ना, ये टॉपिक बच्चों को आता नहीं, तो जब भी आप लिखेंगे तो लिखते टाइम सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिखते टाइम यही लिखेंगे दैट a tobacco plant, the yield of the tobacco plant is decreasing because the nematode Melodicaena incongenita is infecting the root of the tobacco plant. So its yield is getting reduced. So we can prevent its infection by the technique RNA interference, that means silencing of mRNA. ठीक है, we are not allowing the mRNA of the nematode to make its own protein. Okay, तो चलो शुरू करते हैं प्रोसेस, हाउ वी कैन डू दिस। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में ये प्रोसेस पूरा नहीं दिया हुआ, थोड़ा अधूरा प्रोसेस दिया हुआ है। आई विल शेयर द नोट्स विद यू, यू विल स्टडी थ्रू इट। एनसीईआरटी भी जरूर रीड करेंगे बट द प्रोसेस इज इनकम्प्लीट इन दैट। चलो देखिए, सो व्हाट वी विल डू, हमने लिया वो वाला ही नीमाटोड, ठीक है, कौन सा, मिलोडिगाइनी इनकोग्निशिया, जो इन्फेक्शन कर रहा था, और जान पूछ के इस नीमाटोड का मैंने वो पर्टिकुलर जीन निकाल लिया जो जीन बीमारी करता है। ध्यान से सुनो बिल्कुल, मैंने नीमाटोड से वो जीन निकाल लिया, कौन सा, जो जीन इन्फेक्शन आगे जाके करेगा, दैट इज इन्फेक्शन कॉजिंग जीन, मैं ऐसे कह सकती हूँ, इट इज इन्फेक्शन कॉजिंग जीन। सो फ्रॉम द नेमाटोड, फ्रॉम द ग्राउंड वॉर्म, मैंने एक पर्टिकुलर जीन निकाला। कैसे निकालते हैं वो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे उसका डीएनए निकालू, कैसे उसको कट करूं। सो आई गॉट विद द पर्टिकुलर जीन। अब ये जीन मैं जान पूछ के टोबैको में डालू, बट डालने के लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है, मेरे पास एक वैक्टर होना जरूरी है। सो आई एम गोइंग टू यूज अनदर थिंग, दैट इज वैक्टर। जो वैक्टर हम प्लांट में यूज करते हैं, आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था। कोई बचा सकता है कि कोई भी बच्चा, कि कौन सा वेक्टर हम यूज करते हैं इन केस ऑफ प्लांट? एक वेक्टर आपको बताया गया था पिछले चैप्टर में कि प्लांट में मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर क्या है और एनिमल में मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर क्या है। सो प्लांट का कैन यू टेल, रेज योर हैंड इफ यू वांट, इफ यू नो द आंसर। कोई भी बच्चा, any of you? Yes, Yash wants to reply. Yash,
Unmute yourself, Yash. मैम PBR 322। नहीं 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 नहीं, PBR 320 जो होता है वो एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं उसको फॉर ई कोलाई। PBR 322 कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो सिर्फ ई कोलाई में करेगा। और कोई? एनी अदर आंसर? लास्ट 5 मिनट्स बचे, जैसे ही डिस्कनेक्ट होंगे आप फिर से ज्वाइन करेंगे। सो अभी यू ऑलवेज यूज द वैक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। ये आपको बताया गया था पिछले चैप्टर में कि वैसे तो पेड़ में ये क्राउन गॉल डिसीज करता है, बट इसको हम डिसआर्म कर देते हैं। इसको याद करो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको हम शॉर्ट में टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड। जिन भी बच्चों को याद नहीं था उनका ये काम होगा दैट दे विल रिकॉल द लास्ट चैप्टर दिस टॉपिक पर्टिकुलरली, जहां पर एनिमल का रेट्रोवायरस और यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड दिया हुआ है। सो देखो, मैंने इस नीमाटोड से ये पर्टिकुलर जीन निकाल लिया और एग्रोबैक्टीरियम का मैंने ये मान लो इसका पूरा सा डीएनए है अभी, और ये मैंने इसका वेक्टर ले लिया। नाउ व्हाट विल आई डू? ऑफ कोर्स बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आई विल कट दीज टू, and I will always cut these two using same restriction enzyme. I will use the same restriction enzyme to cut both these, for cutting this particular DNA fragment as well as for cutting this vector. ठीक है? क्यों यूज करते हैं सेम? बिकॉज सेम करने से सेम टाइप के सीक्वेंस प्रोड्यूस होते हैं। ये जीन आ गया जो मुझे चाहिए। ये कौन सा जीन है? ये वो जीन है जो इन्फेक्शन करेगा। आई यूज दैट पर्टिकुलर जीन और मैंने ये वेक्टर यूज किया। इसमें से भी एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पर कट हो गया। सो यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज एज आई हैड टोल्ड यू, मैं इन दोनों को लाइगेट करा दूंगी। ये सारी बातें तो पिछले चैप्टर में हो चुकी है, तो ये सारी बातें हमें यहाँ नहीं लिखनी है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। यहाँ पर तो सीधा लिखा होगा कि दैट पर्टिकुलर जीन एसोसिएट दैट पर्टिकुलर जीन विद द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर and then introduce into the host plant. But I'm explaining you ki how it is done. So we will extract that gene from that nematode. We will take the agrobacterium vector. दोनों को हम अटैच करेंगे। ये हमारा बन गया rDNA यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं डाल दूंगी, किस में डालूंगी, किसके सेल में डालूंगी? अब जो मैं इसको डालूंगी वो मैं डालूंगी टोबैको के प्लांट के अंदर। अभी तक आप इकोलाई वगैरह पढ़ते थे, अब मेरा जो काम चल रहा है वो टोबैको प्लांट का चल रहा है। सो इतना सबको समझ आना चाहिए कि मैंने आरएनए साइलेंसिंग करने का, अभी तो शुरुआत भी कुछ नहीं हुई है, मैंने आरएनए साइलेंसिंग करने के लिए वो पर्टिकुलर जीन इस फैक्टर के साथ अटैच करके और टोबैको के प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। ऐसा करने से इसके अंदर वो इन्फेक्शन वाला जीन मैंने जानबूझ के डाल दिया, पर मैंने कुछ अलग तरीके से डाला है, क्योंकि मैं बीमारी नहीं करूंगी। यहाँ पर ना कुछ हम वैक्सीनेशन जैसा कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे वैक्सीनेशन में क्या करते हैं कि आप लोगों में खुद पैथोजन डालते हैं ताकि आप एंटीबॉडी बना दो। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ सिमिलर मानो, बट इट इज नॉट द सेम। सिमिलर कहा है, नॉट द सेम। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन कॉजिंग जीन इनटू द टोबैको प्लांट। बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। कहते हैं आप टोबैको प्लांट में जब इसको डालो तो कुछ इस तरीके से डालो कि जब टोबैको प्लांट में इस डीएनए से आरएनए बने, इट विल मेक अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये चीज अननेचुरल है, ये चीज नेचुरली कभी नहीं हो सकती। ये एक बड़ी खास बात है, इसके बिना ये प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। क्या खास बात कही मैंने? कि मैं उस डीएनए को या उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन कॉजिंग जीन को एग्रोबैक्टीरियम के साथ अटैच करके मैं कुछ इस तरीके से टोबैको प्लांट में डालूंगी कि जब ये अपना आरएनए बनाएगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। यानी इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो वैसे तो आरएनए एक ही स्ट्रैंड से बनता है, बट यहाँ दोनों ही स्ट्रैंड आरएनए बनाएंगे, और क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे देन इट विल फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनसीईआरटी में यहाँ तक दिया है, बट यहाँ तक से हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि आरएनए की साइलेंसिंग हो कहाँ रही है। सो वी विल कंटिन्यू द साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। बस अभी यहाँ तक ध्यान रखिए। इतने में कोई पूछना चाह रहा है कुछ?
एग्रोबैक्टीरियम वाला बता दो। I had told you कि agrobacterium is a vector. जैसे PBR 322 vector है ना, same way agrobacterium is also a vector. Okay? Same as मतलब हर vector हर किसी के अंदर नहीं डाल सकता. So PBR 322 can introduce into E. coli. Same way agrobacterium can be used as a vector for plants. Retrovirus can be used as a vector for animal. Okay? Any other doubt? So we will continue it from the next session. Yes, ma'am.